औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ है। हमारी सनत और हमारी मईशत अगर हम डेली एनालिसिस देखें उसके तहत इम्प्रूव हो रही है। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ऐसे लिए गए IMF प्रोग्राम के बाद कि हम पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी में ये कहा जाता है कि जी सवाल आम पाकिस्तानी का ये है कि क्या ये बेनिफिट आम पाकिस्तानी तक जाएगा। 10 से 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से जो नीचे हैं, क्या ये उन तक बेनिफिट जाएगा। एक आम दुकानदार जिसने एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है और काम पे लगा हुआ है, क्या स्टॉक एक्सचेंज में जो तरक्की हुई है, जो इंडेक्स 1,16,000 समथिंग तक पहुंचा है, क्या उसका फायदा उस दुकानदार को पहुंचेगा। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है क्या। इस वक्त जो अमीर टैक्स पे कर रहा है वो अपनी जेब से नहीं पे कर रहा, वो सेल्स करता है। उस सेल पे सेल टैक्स हो या व्हाटएवर इनकम टैक्स जो उसने पे करना है वो चार्ज करता है कंज्यूमर पे। अगर तो कंज्यूमर अमीर है उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर गरीब है तो वो बेसिकली डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है उस अमीर आदमी का। और जबकि गरीब आदमी जो टैक्स नेट में नहीं है वो जो भी बाइंग कर रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहा है अमीर आदमी का, उसके ऊपर सेल टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर जो कॉस्ट है अमीर आदमी की उसकी पेमेंट कर रहा है और जो प्रॉफिट है अमीर आदमी का उसको पे कर रहा है। मसलन मैंने ये ऐनक खरीदी, इस ऐनक की कीमत है 500 रुपए। इस 500 रुपए में 18% सेल टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेगी। इस 500 रुपए में 100 रुपए का प्रॉफिट है जो कि अमीर आदमी का है जिसने ये ऐनक बनाई और बेची। इस जो इनकम टैक्स अमीर आदमी ने पे करना है वो भी समझ लें 100 रुपए आया तो वो भी मैंने पे किया। इस ऐनक के बेचने में जो एंड ऑफ द डे कॉस्ट है वो भी मैंने पे कर दी। सो बेसिकली एक गरीब आदमी ने जिसने ये ऐनक खरीदी उसने इनकम टैक्स भी पे किया अमीर आदमी का, उसने उसकी कॉस्ट भी पे की, उसने सेल टैक्स भी पे किया, उसने उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी पे की और फिर उसके बाद इस ऐनक के जरिए उसने अपना काम शुरू किया। ये है आज का इनकम टैक्स सिस्टम। हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इसके तहत एज एन इकोनॉमिस्ट ये इंप्रूवमेंट है, इसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट आएगा नीचे आम आदमी तक। और ये 2 साल ले लेगा, 3 साल ले लेगा, 6 माह ले लेगा, लेकिन ये हकीकत नजर नहीं आती। आप हिस्ट्री में चले जाएं, नवाज शरीफ साहब जब नए नए आए तो एक तरक्की का दौर शुरू हुआ, एक शॉर्ट टर्म मेजर शुरू हुए, लेकिन फौरन वो दौर खत्म हो गया। बेनज़ीर साहिबा आई, इवन मुशर्रफ दोबारा आया जब वापस, तो मुशर्रफ दौर में भी एक शॉर्ट टर्म मेजर्स आए जिसमें मुशर्रफ साहब बयान दिया करते थे जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अच्छे आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ एंड ऑफ द डे अगर आप हिस्ट्री देखें तो करेंसी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ गई है। हमारी पाक रुपए की करेंसी अगर हम देखें कि जो लोन है वो हमेशा ऊपर की तरफ गए हैं, हमारे हमेशा बढ़ते रहे, कम नहीं हुए हम पाकिस्तानियों पे। और महंगाई हमेशा ऊपर की तरफ गई है, नीचे कभी नहीं आई। अगर शॉर्ट टर्म आई है फिर ऊपर चलेगी, लेकिन एवरेज जो है ट्रेंड वो ऊपर ही का है। जिस दिन ये ट्रेंड चेंज होगा उस दिन आम आदमी तक खुशहाली पहुंची। जब ये ट्रेंड रिवर्स होगा, मसलन जिस दिन करेंसी वैल्यू पाकिस्तान की बढ़नी शुरू होगी तो इनकम वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, जिस दिन महंगाई कम होनी शुरू होगी, ट्रेंड कम शुरू होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो फिर ट्रिपल डाउन इफेक्ट आम पाकिस्तानी तक पहुंचेगा। अदरवाइज इस वक्त तक कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती।
लेकिन उड़ान पाकिस्तान ने थोड़ी सी उम्मीद बांधी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू किए हैं। और सबसे पहले जो सनती बिजली है उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बनाए हैं वो एक खुश आइन बात है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट महंगाई कम कर पाएगा? क्या वो पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि सनती बिजली जो देनी है, हमने सनतों को बिजली देनी है, उसमें से जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, वो दूर की हैं, जिसकी वजह से उनको सस्ती बिजली मिलेगी और सस्ती बिजली बनने से एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। सस्ती बिजली बनने से पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको सर्वाइवल मिलेगा। कंपटीशन जो चाइना और बांग्लादेश वगैरह से उनका है, उसमें वो मार नहीं खाएंगे और पाकिस्तान की इंपोर्ट कम होगी। ये एक ख्वाब है जो हम देख रहे हैं। अब हमारा बेसिकली अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हमारी पाकिस्तान की जीडीपी जो कभी 37,000 अरब थी, वो बढ़ के 90,000 अरब के करीब पहुंची हुई है। इन टर्म्स ऑफ रुपी ये बढ़ रही है। और जो हमारी नेट इनकम थी, जो चंद साल पहले 2300 अरब थी, वो अब 10,370 अरब तक नेट इनकम हमारी पहुंची हुई है, तरक्की हुई है। पब्लिक डेट अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो 91 में शायद 711 अरब था, आज वो कहीं 82-83 हजार अरब तक पहुंचा हुआ है। उसमें डोमेस्टिक डेट है 47,000, बाकी तकरीबन 40,000 के करीब, 37,000 के करीब फॉरेन डेट है। और डेट पर डे हमारा जो बढ़ रहा है वो भी बहुत ही 26 अरब पर डे के हिसाब से डेट पर डे बढ़ रहा है हमारा। बहरहाल ये हमारी एक सिचुएशन है। इसमें जो ट्रिपल डाउन फैक्ट हम पाकिस्तानियों को पे करना पड़ेगा, नाज़रीन, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। डोमेस्टिक डेट की बात की कि वो 12,651 अरब था 2015 में, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हुए 2015 से लेके आज तक वो इस वक्त 47,000 अरब है। लेकिन सिचुएशन वही है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी हो, लेकिन आम आदमी गुर्बत की लकीर से जो नीचे तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है एजुकेशन सिस्टम, इसकी रीज़न है पुअर इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी रीज़न है हम पाकिस्तानियों पर वो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज जो इम्पोज हैं, उनसे कैसे निजात पानी। ये एक अलग हमारा टॉपिक रहा है, लेकिन आज उसका टॉपिक नहीं है। अभी इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देखें नाजरीन, कि एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप सूद को बढ़ा दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबर रेट फिर कम कर दिया, आज कल परसों की बात है। अब वो 12% तक तकरीबन आ गया, अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करूं। काइबर रेट का भी ये 22-23% तक था। अब चूंकि महंगाई कम हो गई तो ये काइबर रेट कम कर दिया गया। अब ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। पूरी दुनिया में 6 ट्रिलियन डॉलर, जो 6,000 अरब डॉलर है, जो एजुकेशन सिस्टम पे लगाया जाता है। और ये जो 6,000 अरब डॉलर है, ये मॉर्गन एंड स्टैनली की रिपोर्ट है कि 2030 तक 8,000 अरब डॉलर एजुकेशन इंडस्ट्री सेक्टर की मार्केट वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि 6,000 अरब डॉलर हर साल पब्लिक पे करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और ये इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन सिस्टम के वो जो सिलेबस हैं उनको डेवलप करने में, और इंश्योर किया जाता है कि ये जो तालीम हमने आवाम को देनी है वो इस लेवल तक देनी है कि आवाम वो बात समझें जो ये एजुकेशन सिस्टम के मास्टर समझाना चाहते हैं। एजुकेशन 6,000 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट हो गई, किसको सिक्योर करने के लिए? 60,000 अरब का फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि 2030 तक बढ़ के 111,000 अरब तक पहुंच जाएगा।
ये भी मॉर्गन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर की रिसर्च है, उसमें ये स्टीफन साहब हैं जो बात कर रहे हैं। कहते हैं मार्केट साइज इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर की है वो $60,000 बिलियन है। अब एजुकेशन सेक्टर $6,000 बिलियन इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ये जो 60,000 बिलियन सेक्टर का फाइनेंशियल सेक्टर है इसको परवान चढ़ाया जा सके, इसको सपोर्ट किया जा सके। अब ये जब पढ़ाया जाता है तो इसकी बेस पे आगे पूरी दुनिया की इकोनॉमी काम करती है, जिसमें कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक पूरी दुनिया के सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को, और ये सेंट्रल बैंक उसकी सपोर्ट में पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं सनत और मईशत पे और आवाम पे, जो कि एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करती है कि इन्वेस्टर को, लेंडर को किस तरीके से बेनिफिट देना है और उसने इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को किस तरीके से मैनेज करना है कि माइक्रो लेवल तक जो बेनिफिट देना है वो दे देना है, जो नहीं पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, इवन यूएसए में चले जाएं तो हर आदमी मकरूज है फाइनेंशियल सिस्टम का, हर आदमी इनडायरेक्टली मकरूज है गवर्नमेंट का, यूएसए गवर्नमेंट का। अगर मैं यूएस सिटीजन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का डायरेक्टली अगर मकरूज नहीं हूं तो इनडायरेक्टली, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मकरूज है तो मैं मकरूज हूं। इस चीज को, बात को समझाने के लिए अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर मैंने आज कोई कर्ज नहीं लिया तो मैं तो विद इन दिस कंट्री इंडिपेंडेंट हूं, इस पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर मेरे मुल्क ने कर्ज लिया हुआ है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर इनडायरेक्ट कर्जा आ जाएगा कि मैंने आने वाली इनकम में से एक पोर्शन देना है उस सिस्टम को, चाहे वो कर्ज मैंने लिया है या नहीं लिया, या वो सूद दर सूद हम पे बढ़ा है। ये फाइनेंशियल सिस्टम एक साइड दिखाता है, क्योंकि इसके ऊपर $6,000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस इन्वेस्टमेंट से जो मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस हैं, हमें वो परफॉर्मेंसेस लगती हैं, लेकिन अगर इन्हीं परफॉर्मेंसेस को हम मैक्रो और माइक्रो लेवल पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में देखें कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इवन कोरिया ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी जब वो क्राइसिस में आया था तो उसने भी वैल्यू मिसमैच पॉलिसीज को ख़त्म किया था। वैल्यू मिसमैच ये है कि मैंने अगर आज किसी को 100 रुपया की वैल्यू देनी है और उसने मुझे वापस 100 रुपए की वैल्यू करनी है, यह है इकोनॉमिक जस्टिस। लेकिन वैल्यू जो मैं दे रहा हूं 100 रुपए की, जब वो वापस हो रही है तो वो 100 रुपए की वैल्यू नहीं रहती, ये वैल्यू मिसमैच है। मसलन मैंने कर्ज लिया आज पाक रुपीज में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो कर्ज पाक रुपी में आज 100 रुपए का डॉलर है तो मैंने 100 रुपए कर्ज ले लिया, $1। जब मैंने वापस करना था तो डॉलर महंगा हो गया तो मैंने 100 रुपए तो वापस किए लेकिन $1 वापस नहीं किया, आधा डॉलर वापस किया। ये वैल्यू मिसमैच, इसमें वैल्यू गेन मुझे आ गया जिसने लोन लिया था। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो 47,000 अरब पाकिस्तानियों का उसने लिया हुआ है, चंद हफ्ते पहले की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 100 रुपए का डॉलर होता तो $470 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों से लिया, एक वैल्यू ली। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं तो उसने ये जो वापस करने हैं तो करेंसी डीवैल्यू कर देगा, तो वैल्यू टर्म में डॉलर में जो वैल्यू थी वो पाकिस्तानी को वापस नहीं मिलेगी, रुपये में मिल जाएगी। वैल्यू मिसमैच है। इसी तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स का एक मकरूज है 130-135 बिलियन डॉलर के रेंज में। इसमें जो हमारी जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस हैं
उसमें हमने वो 130-35 बिलियन डॉलर वापस करना है, लेकिन हम लोग IMF के डील के तहत हमारे पास थोड़ा टाइम है कि वो रीस्केड्यूल हो रही हैं चीज़ें, ताकि हम पाकिस्तानी उस सिचुएशन में से बाहर आ सकें जो 3 साल के अंदर हमें रिलीफ मिला है। ये जो शॉर्ट टर्म रिलीफ्स हैं, ये IMF को चूंकि हमने लोन वापस नहीं करना, वो जो 25 बिलियन डॉलर वो रीस्केड्यूल हो रहा है, तो हमारे पे प्रेशर नहीं है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज लें। हमारे पर प्रेशर नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो रुपये लेके हमने आगे डॉलर खरीदने हैं, तो वो प्रेशर कम है, जिसकी वजह से सूद का रेट नीचे आ रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म ही है जब तक कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उड़ान पाकिस्तान के तहत ना ले लें। इसी सिचुएशन में नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अगर अपनी सनत और मईशत को तरक्की देना चाहते हैं, तो हमने वो चीज़ जो ये एजुकेशन सेक्टर हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, जिसमें PhD क्लर्क है सिस्टम का, उसको तो हमने अंडरस्टैंड करना ही करना है एक एंगल को, लेकिन दूसरे एंगल को भी अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज जो हमें पढ़ाई नहीं गई, उसके तहत हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या मामला तय करने हैं। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त 60,000 बिलियन डॉलर का जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग है, वो अपने मकासद के लिए इस तरीके से काम करता है कि इवन मैं मिसाल दिया करता हूं कि हमारे एक बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा था कि शहजाद साहब, एक गोरे ने हमें कहा था कि अगर कोई 1 लाख डॉलर का कर्ज कोई लेके चला गया है, तो उस 1 लाख को रिकवर करने के लिए 10 लाख डॉलर लगा दो, क्योंकि हमने ये नहीं करना कि कोई 1 लाख लेके चला गया है तो हम उसको छोड़ दें, उसको माफ कर दें। माफ नहीं करना, बल्कि उससे 10 लाख डॉलर ऊपर लगा दो, उस 1 लाख डॉलर को हमने रिकवर करना है, ताकि बैंकिंग सेक्टर की दहशत तमाम बारोर्स पे कायम रह सके। इवन आपका पाकिस्तान का लेजिस्लेटिव सिस्टम भी देखें कि जो बारोअर है, जिसने कर्ज बैंक से लिया है, उसके हकूक कुछ और हैं, लेकिन वो कर्ज जो पाकिस्तानियों ने बैंकों को दिया है, उस पाकिस्तानी डिपॉजिट होल्डर के हकूक कुछ और हैं। कैसे कि आज अगर एक पाकिस्तानी ने एक नेशनल बैंक का 1 करोड़ रुपया देना है, तो वो 1 करोड़ रुपया लेने के लिए उस पाकिस्तानी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के कवानीन है, जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत, कोर्ट के तहत वो उसको इम्पोज करता है, क्योंकि उसका कोलेट्रल भी है, उसका पैसा भी है, उसकी पर्सनल जमानत भी है, उसकी शख्सी जमानत भी है। वो तमाम जमानतों के साथ पैसे 1 करोड़ उसने रिकवर करने ही करने हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सिक्योर्ड है। वो सूद उसके ऊपर कभी कभार कोई एक आधा शायद कोर्ट केस है जिसके तहत वो सूद में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो भी कुछ लोगों को मिलता है, बाकियों को नहीं। और इस्लामिक बैंकिंग में चूंकि ये मामला ही कुछ और है, तो वो भी एक सिचुएशन अलग है। ये बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है और इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, और इसका सलूशन क्या है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त ट्रिपल डाउन फैक्ट को मैनिपुलेट करते हुए हम पाकिस्तानी बेनिफिशियरी बन जाएं, इसके बारे में बात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के राइट्स कुछ और हैं जब वो कर्ज देता है। एक आम आदमी जिसने करोड़ रुपए कर्ज लिया था, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज, जमानतें, शख्सी जमानतें और कोलैटरल जो भी उसने ऑफर किया था, तमाम का तमाम स्टेक पे आता है। अब इसी चीज को अगर हम दूसरी तरफ देख लें कि जब एक पाकिस्तानी ने बैंक में पैसा डाला है, तो उसके क्या हकूक हैं, उसके क्या राइट्स हैं। अभी आपने सुना होगा जब पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था, एक पॉलिसी, चूंकि बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर करना था, तो एक पॉलिसी निकाली गई, पॉलिसी हाईलाइट की गई कि अगर डिफॉल्ट होता है किसी भी सिचुएशन में और पैनिक सिचुएशन आती है और पाकिस्तानी बैंकों से पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं,
तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक वापस किए जाएंगे। अगर एक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट ना हुई, और अगर किसी के 5 लाख से ऊपर है तो उसकी इंश्योरेंस चूंकि 5 लाख तक है, उसको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बैंक नहीं देगा। सो इस सिस्टम में मेरा पैसा बैंक में मौजूद है, पाकिस्तानी का बैंक में मौजूद है, लेकिन अगर मैंने 1 करोड़ रुपए जमा कराया हुआ तो 95 लाख रुपए का जिम्मेदार बैंक नहीं है। बैंक अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, बैंक नहीं देगा। बेसिकली बैंक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, मॉरल लीगल तरीके से उस तरीके से लायबिलिटी नहीं है जिस तरीके से लायबिलिटी पाकिस्तानी बारोर्स पे आती है। ये पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का ये है सिस्टम। ऐसा बना दिया गया है कि राइट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जिस $60,000 बिलियन का फाइनेंशियल सेक्टर, और आज पूरी दुनिया की जीडीपी अगर देखी जाए तो तकरीबन $100 ट्रिलियन या 100,000 बिलियन डॉलर, यानी कि 1 लाख बिलियन डॉलर कह लें आप उसको। 100 ट्रिलियन और 60 ट्रिलियन का फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर का जो हुजम है जीडीपी में वो 60% अगर आप कह लें तो गलत बात नहीं होगी। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर ने अपने आप को सिक्योर इस तरीके से किया है कि पंजाबी में कहते हैं कि ताड़ी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी नहीं। हमारी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी ने 5% 5 लाख तक रिस्क कर दी, वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने, हमने नहीं की। लेकिन आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ पे कर्ज लेने के बाद 1 करोड़ नहीं है, मे भी 1.5 करोड़ हो, मे भी 2 करोड़, मे भी 3 करोड़ हो, मे भी अनलिमिटेड हो, कोई पता नहीं, मे भी जान ले लेती है बारोर की। सो बॉटम लाइन कि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें हमें तालीम दी जाती है और पीएचडी मेहनत कर रहा होता है और जॉब ढूंढता है तो गुलामी की उस सिस्टम में कि चूंकि वो पीएचडी है और उस सिस्टम को परवान चढ़ाना है जो $60 ट्रिलियन फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये थोड़ी पढ़ी लिखी बात हो गई नाज़रीन, लेकिन फैक्ट ये है कि हम पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अपने सिलेबस बनाने पड़ेंगे ताकि हम देख सकें कि दूसरी तरफ हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट क्या आता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये है एक दो बात। अब बात यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक तो सोल्यूशन नाज़रीन ये है कि हम पाकिस्तानी इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उड़ान पाकिस्तान एक उन्होंने पॉलिसी दी है, उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, अगर उसमें बेनिफिट पाकिस्तानी तक पहुंच गए तो एक अच्छा स्टेप होगा। इस वक्त हमारा दूसरी तरफ जो सिस्टम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक स्टेट ऑर्गन का सेगमेंट है और एक रिच कैपिटलिस्ट लोग जो जिनके पास पैसा है वो सेगमेंट है। स्टेट ऑर्गन बेनिफिशियरी हैं और एक अमीर आदमी इन्वेस्टर पैसे वाला एक सेगमेंट, जब वो उसको पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है वो बेनिफिशियरी है। ये दो बेनिफिशियरी हैं, ये दो इनके पास रिसोर्सेज हैं। नीचे एक पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानियों के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब टॉप लाइन पे अमीर आदमी और नीचे गरीब आदमी जो उसका सर्व कर रहा है। टॉप लाइन पे स्टेट ऑर्गन और उसके नीचे उसके रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी निकालती है अमीर आदमी के लिए कि अमीर आदमी तू अपना पैसा इन पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे लगाओ तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। अमीर आदमी को प्रॉफिट देने के लिए पॉलिसी निकाली जाती है। वो पॉलिसी चाहे वो एनर्जी सेक्टर में बिजली बेचने के लिए है, वो पॉलिसी चाहे पेट्रोल बेचने के लिए है, वो पॉलिसी गैस बेचने के लिए है, वो पॉलिसी गंदम बेचने के लिए है, वो पॉलिसी कॉटन बेचने के लिए है, वो पॉलिसी यूरिया बेचने के लिए है, वो पॉलिसी ट्रिपल डाउन फैक्ट में नीचे लेवल पे चले जाएं,
चाहे वो मुर्गी अंडे बेचने तक, जो इमरान खान साहब की बात थी कि अंडे मुर्गी, वहां से लेके आप कहीं भी ऊपर तक चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी देती है अमीर आदमी को कि ये पॉलिसी है, पाकिस्तान के ये रिसोर्सेज हैं, इनको यूटिलाइज करो और पैसे बनाओ ताकि रोजगार मिले, जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको नौकरियां मिले, और तुम पैसा कमाओ और मुझे टैक्स दो। अब इस सिचुएशन में अगर हम बलूचिस्तान में अपनी रिकॉर्डिक को देख लें, सेंडक को देख लें, या अपने रिसोर्सेज ग्वादर को देख लें, केपीटी पोर्ट को देख लें, केटी पोर्ट को देख लें, पोर्ट कासम को देख लें, हमारे एयरलाइन को देख लें, स्टील मिल को देख लें, अब चारों तरफ नजर दौड़ाएं, जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, वो अमीर लोगों के लिए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे लोकल इन्वेस्टर है, बाहर का इन्वेस्टर है। ये वो सिचुएशन है जिसमें वैल्यू ऑफ एफर्ट जो हम पाकिस्तानी लगाएंगे वो शिफ्ट हो जाएगी अमीर आदमी के पास। रिसोर्सेज जो नीचे हैं, जो हम पाकिस्तानी रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, जो रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, वो अमीर आदमी रिसोर्सेज को यूज करेगा तो उसका बेनिफिट अमीर आदमी को चला जाएगा। अमीर आदमी कमाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगा, टैक्स दे देगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन जब ये गरीब आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशा है, अपने स्ट्रगल कर रहा है, ये कमा रहा है, ऊपर अमीर आदमी का इनकम टैक्स भी ये दे रहा है। अमीर आदमी का इनकम टैक्स देने के साथ साथ अमीर आदमी की कॉस्ट भी ये दे रहा है, और अमीर आदमी के जो सेल्स टैक्स के मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल टैक्स देना है, तो वो भी ये गरीब आदमी आम पाकिस्तानी दे रहा है। ये तमाम बोझ अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं है, अमीर आदमी पे नहीं है, रिसोर्सेज पे और आम पाकिस्तानियों पे। ये है हमारा करंट इकोनॉमिक सिस्टम। इस इकोनॉमिक सिस्टम में गरीब तर हो रहा है, क्योंकि वो बगैर कमाए, बगैर इनकम के वो टैक्स दे रहा है। एफबीआर के मुताबिक एक बेंच लेवल है, एक बेंच मार्क है, जिसके तहत कि एक लोएस्ट लेवल पे एग्जेम्पशन है कि यहां तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन जब वही गरीब आदमी उस 3 लाख रुपए की एनुअल इनकम से जाके मार्केट से कोई चीजें खरीदेगा, उस पे टैक्स पे करे। मेरा ख्याल है कि गरीब आदमी जितना सेल टैक्स पे कर रहा है या इनकम टैक्स अमीरों का पे कर रहा है, तो उसको उस पर फंड भी मिलना चाहिए। सैलरीड पर्सन का क्या है? सैलरीड पर्सन ने मेहनत की इनकम टैक्स और प्रॉफिट कमाने के लिए अमीर आदमी के लिए। अब जब उसने अमीर आदमी के लिए प्रॉफिट कमा दिया, तो उस अमीर आदमी ने इसको पैसे देने से पहले इसका इनकम टैक्स काट लिया। अब सैलरीड पर्सन का इनकम टैक्स कट गया एट सोर्स। जब वो अपनी जो नेट इनकम है जिस पे टैक्स दे चुका, अब वो लेके आया बाहर अपनी कंपनी से, अपने बच्चों के लिए उसने दूध खरीदा, दूध का डब्बा खरीदा हो, या साबुन खरीदा हो, या सर्फ का पैकेट खरीदा है, या कोई भी ऐसी चीज जो उसने अपने घर लेके जानी है, वो खरीद के लेके गया, तो उसके ऊपर सेल टैक्स उसने अपनी जाती हैसियत में जो चीज खरीदी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस प्राइस में इनकम टैक्स, उस प्राइस में तमाम कॉस्ट वो अमीर आदमी की पे की। तो बेसिकली एक आम पाकिस्तानी अमीर आदमी के तमाम टैक्सेस का बोझ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम टैक्सेस का बोझ और उसका जो लिंक है रिसोर्सेज, उसकी जो वैल्यू जो अमीर आदमी ले गया, लेकिन लायबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उठाई वो सारी की सारी एक गरीब आदमी के ऊपर आ गई। ये है पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन आम पाकिस्तानी चूंकि एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता कि आपका एफबीआर क्या आपके ऊपर टैक्स पॉलिसीज ला रहा है, तो आम आदमी को और पढ़े लिखों को ये सेंस ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि वो जो हम पे टैक्स एप्लीकेबल लॉज एप्लीकेबल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और वो जो गरीब आदमी जो गुर्बत की लकीर से नीचे है वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो ये डिसेप्शन है, धोखा है, अन इस्लामिक है, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है।
आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, बल्कि हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर देखें, जिसमें कि इनकम थी। तो आम आदमी कब टैक्स देता था, आम आदमी कब डोनेशन देता था? हुजूर सल्लम जब जहाद कोई हुआ, गज़वाए बदर या गज़वाए ओहद, गज़वाए खंदक, जो उन्होंने डोनेशन इकट्ठे किए वो टैक्स नहीं थे, डोनेशन थे। जब टैक्स एप्लीकेबल हुए तो टैक्स एप्लीकेबल जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाए, वो मेजर नोट सब डाल दें तो वो 12-13 किस्म के वो टैक्सेस की नोयत क्या थी। इस पे कभी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे हम कि टैक्सेस की नोयत ये है कि बॉटम लाइन के जो एक आम शहरी अगर उसने 1 लाख रुपए एडिशनल वैल्यू के कमाए हैं, उस एडिशनल वैल्यू पे ऊपर टैक्स है जो उसने कमा लिए, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। और जो ज़कात है एडिशनल वैल्यू, जो वेल्थ बढ़ गई उसकी, एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो कोई भी किसी भी बकरियां हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी वैल्यू एक बढ़ गई इतने परसेंटेज से, वो स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर टैक्स है। बेसिकली किसी की इक्विटी खाने पे इक्विटी को लेना इज नॉट ए टैक्स, इनजस्टिस है। और इसी तरीके से जब गरीब आदमी जो कि जब भी आपको पे करे खरीद में और वो गरीब से गरीब तर हो जाए, तो ये टैक्सेबल सिस्टम ठीक नहीं। ये पाकिस्तानियों की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। इसी को अगर हम देखें कि किस तरीके से टैरिफ इंपोज किए जाते हैं, किस तरीके से फिक्स प्राइसेस इंपोज की जाती हैं पॉलिसीज के तहत, उस पॉलिसी में अगर आ जाए तो उस पॉलिसी में इतने लकूनाज रखे जाते हैं कि जिसमें जो स्टेट ऑर्गन के एम्प्लॉइज हैं वो बेनिफिशियरी। आज स्टेट ऑर्गन का 17वें 18वें 19वें ग्रेड का अफसर क्या घर खरीद सकता है? आज हम पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, क्योंकि ओवर वैल्यूड है या इनकम हमारी बहुत लेस है, वैल्यू ऑफ इनकम बहुत कम है, तो हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे जो सरकारी मुलाजिम है वो भी बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। सैलरी तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ इनएफिशिएंसीज जो लिंक्ड हैं, चाहे उसको करप्शन कह दें, चाहे इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस कह लें, चाहे एडवर्स परफॉर्मेंस कह लें, नॉन परफॉर्मेंस कह लें, पॉजिटिव साइड में उसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन सरकारी मुलाजिम सरकार का तो मुलाजिम है, लेकिन वो सरकार के बेनिफिट में पार्ट एंड पार्सल है और बेनिफिशरी है इस पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जिसमें कि जो अमीर लोग हैं उसका ख्याल करते हैं। मलिक रियाज साहब इसको पहिए कहा करते थे। सो ये पूरा एक सिचुएशन है जिसमें कि हम ट्रैप हैं। इससे निकलने के लिए रास्ता क्या है? आज हम इन्फ्लेशन हमारी सिंगल डिजिट आ गई, हमारी एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के इकदाम ऐसे किए जा रहे हैं उड़ान पाकिस्तान में कि आज हम इस टारगेट को बनाए बैठे हैं कि 2028-29-30 में हमने 60-65 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव करना है एक्सपोर्ट में। उसके लिए अमली इकदाम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, बिल्कुल खुश आइन इकदाम हैं। लेकिन जब तक ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया रिच पाकिस्तानी इन्वेस्टर का और पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तानियों का स्टेट ऑर्गन के बेनिफिशरीज होने का, इस स्ट्रक्चर में फ्लॉज है। ये स्ट्रक्चर अगर फ्लॉ ख़त्म नहीं किए हमने तो हम तरक्की की राह पर नहीं चल पाएंगे। उसको ख़त्म कैसे करना है नाज़ी? उसका ये है कि सॉल्यूशन ये है कि जब भी कभी बड़ी इकोनॉमी जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी है, मैक्रो में लिंक है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरह मैंने पहले बात की कि 100 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें हम पाकिस्तानी 300-350 बिलियन डॉलर में 0.01% समथिंग, 0.00% समथिंग, यानी कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का 1% से भी आधे % से कम हिस्सा है। लेकिन चूंकि लिंक्ड इकोनॉमी है तो हम इस इकोनॉमी को, इतने बड़े हुजम को हम बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, हम उनको छेड़ नहीं सकते। लेकिन हम पाकिस्तान के अपने लेवल में
वेलफेयर स्टेट होते हुए इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत हमने अपना नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ है, तो हम एटलीस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मर्ज कर सकते हैं। वेलफेयर एक्टिविटीज पे कोई पाबंदी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड नेशन के ये कहते हैं कि हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को कमाई का हक है, हर इंसान को बोलने का हक है अपने हक के लिए, हर इंसान को हक है कि वो जिंदा रह सके। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर दिए गए, बता दिए गए, उसके तहत वेलफेयर एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस तरीके से मर्ज कर दें कि हम पाकिस्तानी वो बेनिफिट उठाना शुरू हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो कि हमारा हक है। अगर ये मर्ज करते हैं वेलफेयर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसके लिए एक अथॉरिटी, रियासत मदीना अथॉरिटी एक्ट के नाम से मैंने 2020-21 में एक प्रपोजल सबमिट किया था फेडरल शरिया कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उसी तरीके से मैंने PDM-1 गवर्नमेंट में और आज PDM-2 जो भी चल रही है, इसहाक डार साहब को फिर दोबारा रिमाइंड करवाया है कि ये एक अथॉरिटी बना दें। इस अथॉरिटी में वेलफेयर एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस तरह मर्ज कर दें कि ये जो 10 करोड़ 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, ये गुर्बत की लकीर से ना सिर्फ ऊपर आ जाएंगे बल्कि एसेट बन जाएंगे। इस वक्त 24 करोड़ अवाम 99% पाकिस्तानी लाइबिलिटी है इस मुल्क पे, पाकिस्तान पे, अगर हमने उन पे काम ना किया। यूथ अगर अब ये लाइबिलिटी बन जाएगी, आने वाली नस्लें लाइबिलिटी होंगी इकोनॉमी पे, अगर हमने उनको एसेट कन्वर्ट ना किया। इस वक्त चंद एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं छोटे छोटे लेवल पे, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में, जो कि वही फाइनेंशियल सिस्टम जो $6 ट्रिलियन एजुकेशन सिस्टम है, वो $60 ट्रिलियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसी सेक्टर में रहते हुए, उसी सेक्टर को सपोर्ट करते हुए एक्टिविटीज काम कर रही हैं। सो इसकी वजह से जो उसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट आ रहा है वो नहीं आ रहा। उसका बेनिफिशियरी सिर्फ वो है जो उनका मेंबर बन गया, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन हम पाकिस्तानी वो एक अथॉरिटी बना लें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमों के कंट्रोल में ना हो, जिसमें कोई ऐसी लेविश सैलरियां नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिसमें लग्जरी लाइफ नहीं है जो कि सरकारी मुलाजमों को चाहिए। तो वो टेक्नोक्रेट्स, टेक्निकल लोग, आम आदमियों के हाथ में उस अथॉरिटी का कंट्रोल, एक म्यूचुअल कंट्रोल हो, ताकि वो खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, खुद ही कंज्यूमर जनरेट करें, खुद ही उसके ऊपर वर्किंग करें, सर्विस दें, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सकें और इंपोर्ट कम हो सकें, और इधर ही हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में ट्रेंड हो सकें, ताकि टेक्निकल ग्राउंड में जो हमारी यूथ है उसको टेक्निकल नॉलेज दे सकें, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दे सकें, ताकि वो एसेट बन सकें। ये अथॉरिटी अगर शहबाज शरीफ साहब आपके टेबल पे ये प्रपोजल पड़ा हुआ है, बल्कि आपके घर में जाके दिया था, कि अगर ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो हम पाकिस्तानियों के आने वाले 10 सालों में और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। हम पाकिस्तानी खुशहाल पाकिस्तान देखने का ख्वाब रखते हैं। हम पाकिस्तानी महफूज और मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी खुद मजबूत हो सकें, मुआशी तौर पर मजबूत हो सकें, हमारी वैल्यू ऑफ इनकम इतनी मजबूत हो जाए कि 3 सालों में हम घर अफोर्ड कर सकें इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।